हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की में अपन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। श्वसन की कार्यकी। श्वसन की कार्यकी को अपन ने 3 भागों में बांटा था। नंबर 1, गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसों का परिवहन। और नंबर 3, सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। तो पहला जो पद था एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय, अपन पढ़ चुके हैं कि इंस्पायरेशन में जो वायु श्वसन मार्ग से होती है, फेफड़ों की कूपिका तक आती है। कूपिका जो एक श्वसन की सतह है, वहां पर गैसों का विनिमय होता है रक्त और बाहर से आई वायु के मध्य। ऑक्सीजन का आंशिक दाब बाहर से आई वायु में अधिक था, 106 ml, जबकि रक्त के अंदर, जो रक्त लंग्स में है, उसके अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम था, लगभग 40 mmHg के बराबर। इसलिए बाहर से आई ऑक्सीजन रक्त में डिफ्यूज हो गई, विसरित हो गई। इसी प्रकार जो रक्त था, रक्त में CO2 की मात्रा या आंशिक दाब अधिक था, लगभग 46 mmHg के बराबर था, और बाहर से जो वायु आई उसके अंदर 36 के आसपास था। तो रक्त में से CO2 जो है वो बाहर जाने वाली वायु के साथ बाहर चली गई, CO2। ये अपन पढ़ चुके हैं कि कूपिका के अंदर जो गैसों का विनिमय है वो किस प्रकार होता है। दूसरा पद अपन लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसों का परिवहन। या दो मुख्य अपन गैसों की बात करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि इन्हीं का ही परिवहन होता है, इन्हीं का ही शरीर में उपयोग होता है और निर्माण होता है। तो पहला अपन लेते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। जो वायु इंस्पायरेशन में कूपिका में आई है, उस वायु में से ऑक्सीजन रक्त में आ चुकी। अब प्रश्न आता है, रक्त में कौन इस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कौन इस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक, शरीर के ऊतकों तक ले जाता है। तो रक्त के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको अपन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन है, हिम और ग्लोबिन से बना होता है। ग्लोबिन प्रोटीन का पार्ट है और हिम Fe या आयरन या फेरस का पार्ट। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बंध बनाता है और इनको वहां ले जाता है जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होगा तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। यानी कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक है, तो कूपिका में एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। स्टूडेंट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अगर 100% ऑक्सीजन है तो उसमें से लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। 2 से 3% ऑक्सीजन रक्त के प्लाज्मा में घुलकर भी पहुंचती है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में जाएगा जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा। दाब कम क्यों होगा? क्योंकि वहां ऑक्सीजन काम आ रही है। किस काम आ रही है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर रही है और ऊर्जा मुक्त कर रही है। तो वहां ऑक्सीजन खर्च होती रहती है और CO2 उत्पन्न होती रहती है। इस प्रकार यह O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहां जाकर टूटेगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को पृथक कर देगा और
हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतक में जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है तो टूटा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऊतकों में खर्च होती रहेगी, काम आती रहेगी, CO2 उत्पन्न होती रहेगी। हीमोग्लोबिन के बारे में वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से बात करेंगे। हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ मनुष्य में 14.4 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। स्त्रियों में या महिलाओं में इसकी मात्रा 1% 13.4 ml पर 100 ml होता है। 1 लीटर ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो लगभग 200 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं ऑक्सीजन जो कूपिका में आई थी रक्त के द्वारा हीमोग्लोबिन के साथ बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ऊतकों तक चले गए। यह अपन देखते हैं एक ग्राफ बनाया आपने जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र, वियोजन ग्राफ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नीचे अपन ने ऑक्सीजन की मात्रा ली है, इधर अपन ने हीमोग्लोबिन की मात्रा ली है। तो इसका जो ग्राफ है वो लगभग सिग्मोइड आकार का आता है, एस आकार का आता है। इस ग्राफ में अपन देख रहे हैं जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 होता है तो लगभग हीमोग्लोबिन 70% तक संतृप्त होने लगता है। इस प्रकार और जब ऑक्सीजन 100 या आंशिक दाब 100 हो जाता है तो लगभग 98% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर संतृप्त हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ना हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कहलाएगी। इस हीमोग्लोबिन की संतृप्तता को CO2 की मात्रा भी प्रभावित करती है। अगर CO2 की मात्रा अधिक होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जल्दी टूटता है और CO2 का अधिक सांद्रण पर यह जो एस आकार सिग्मोइड आकार है ये दाईं ओर राइट में विस्थापित हो जाता है। इसे अपन बोर का प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन आता है बोर का प्रभाव क्या है? तो बोर का प्रभाव है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना। जब CO2 का सांद्रण अधिक होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जल्दी टूटता है या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंधुता कम हो जाती है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कम जुड़ पाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बन पाता है। इसको बोर का इफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो CO2 का परिवहन 3 प्रकार से होता है। पहला है कार्बनिक अम्ल के रूप में, H2CO3 के रूप में, H2CO3 के रूप में। दूसरा है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तीसरा है कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में। तो पहले बात करते हैं अपन कार्बनिक अम्ल के रूप में क्या है। रक्त के प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो CO2 के साथ बंध बनाकर H2CO3 या कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। लगभग 5 से 7% तक कार्बनिक अम्ल के रूप में, भौतिक विलयन के रूप में यह CO2 कूपिका या फेफड़ों तक पहुंचती है। अब दूसरी बात करते हैं बाइकार्बोनेट के रूप में। ये जो अभी कार्बनिक अम्ल बना था H2 के साथ CO2 जुड़कर H2CO3 बनता है। इसमें एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम रक्त के प्लाज्मा में भी है और आरबीसी में भी पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए आरबीसी में H2CO3 अधिक बनता है जो आयनित होता रहता है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। जब आरबीसी के अंदर H2CO3 अधिक बन रहा है, बाइकार्बोनेट अधिक बन रहे हैं, तो ये आरबीसी की झिल्ली से रक्त के प्लाज्मा में विसरित हो जाता है। H2CO3 विसरित हो गया यहाँ।
किसी के अंदर माइनस या नेगेटिव आयंस कम हो गए तो रक्त की प्लाज्मा में जो NaCl टूटने से सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन बनते हैं। ये क्लोराइड माइनस आयन आरबीसी में आ जाते हैं इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। जब क्लोराइड आयन आरबीसी में आ जाते हैं तो इसे अपन क्लोराइड शिफ्ट या हेमबर्गर सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रेंड अलग से प्रश्न आता है, हेमबर्गर सिद्धांत क्या है, क्लोराइड शिफ्ट क्या है। तो एक बार फिर बता दूं, H2CO3 का निर्माण रक्त के प्लाज्मा और आरबीसी दोनों में होता है। इसके निर्माण में एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज आवश्यक होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मात्रा आरबीसी में ज्यादा होती है, इसलिए आरबीसी में H2CO3 कार्बोनिक अम्ल अधिक बनता है, जो आयनित होकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूटता रहता है। ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी की झिल्ली से प्लाज्मा में विकसित हो जाते हैं। माइनस चार्ज बाहर जा रहा है, इसलिए प्लाज्मा में से क्लोराइड माइनस आरबीसी में प्रवेश करते हैं। इसको अपन क्लोराइड शिफ्ट या हेमबर्गर सिद्धांत कहते हैं। स्टूडेंट इधर ध्यान देने को गए, ये पादप या जंतु की या मनुष्य की कोशिका या ऊतकों के अंदर CO2 का निर्माण हुआ। ये CO2 गई प्लाज्मा में और जल के साथ मिलकर बना रही है H2O3। आरबीसी में भी बनाती है और प्लाज्मा में भी बनता है। ये H2CO3 है जो बना है, ये प्लाज्मा में विकसित हो गया और Cl अंदर आ गया। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट के रूप में या हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। HHB के रूप में या KHB के रूप में होता है, पोटेशियम हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ये पोटेशियम इसका धन या पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन पृथक होता है, हाइड्रोजन पृथक होता है। या पोटेशियम हीमोग्लोबिन होगा तो पोटेशियम भी पृथक होगा। ये पोटेशियम इसके साथ मिलकर KCl का निर्माण कर लेगा। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इस प्रकार ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी प्रकार पोटेशियम बाइकार्बोनेट और इसी प्रकार कार्ब अमीनो अम्ल इसमें बनेंगे। इस प्रकार के लवण है जो एक बफर तंत्र का काम करते हैं, यानी रक्त की पीएच को बदलने नहीं देते हैं। वो पदार्थ जो रक्त की पीएच को या वो पदार्थ जिसकी थोड़ी मात्रा रक्त के पीएच को परिवर्तित नहीं होने देती है, बफर विलेन कहलाते हैं। तो ये बफर का काम करते हैं और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो बफर बनेंगे उन बफर के साथ, बफर रक्त के साथ कुपिका तक पहुंचेंगे और वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अम्लीय मात्रा के कारण ये वापस टूटेंगे और CO2 को मुक्त करेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं कि कोशिका में, आरबीसी में और प्लाज्मा में किस किस का कंपाउंड बनते हैं। बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं आरबीसी में ज्यादा, जो प्लाज्मा में जाते हैं। प्लाज्मा से क्लोराइड आरबीसी में आते हैं। पोटेशियम हीमोग्लोबिन टूटता है तो पोटेशियम क्लोराइड या Cl के साथ क्रिया करके KCl का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 85% रक्त की कुपिकाओं तक, रक्त के साथ कुपिकाओं तक या फेफड़ों तक पहुंचती है। अपन इसको आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के बफर विलेन कुपिका तक पहुंच के टूटते हैं और CO2 को किस प्रकार मुक्त करते हैं। प्रकार रक्त में सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि बनते हैं जो रक्त की पीएच को परिवर्तित नहीं होने देते। तो मैं अभी जैसे बता था, इनको बफर विलेन या बफर तंत्र कहते हैं। CO2 का परिवहन पहला अपन ने पढ़ा कार्बोनिक अम्ल के रूप में लगभग 5 से 7%। दूसरा 85% अपने पढ़ा बाइकार्बोनेट यौगिकों के रूप में। तीसरा है कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में।
CO2 की मात्रा का लगभग 10% भाग हीमोग्लोबिन की प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, और प्रोटीन के अंदर जो अमीन पार्ट होता है, NH2 भाग जो होता है, इस NH2 भाग के साथ ये CO2 क्रिया कर लेता है, CO2, और NH2 का ये भाग मिलकर NHCOH का निर्माण कर देते हैं, ये एक हाइड्रोजन, और इसको अपन नाम दे रहे हैं कार्ब अमीनो कंपाउंड। तो लगभग 10% CO2 इस प्रकार से फेफड़ों तक या कुपिका तक पहुंचती है। अपन ने देखा CO2 का परिवहन शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों या कुपिकाओं में या श्वसन की सतह तक हो चुका। अब वहां जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ गए, जैसे H2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनियम कंपाउंड आदि, ये सब के सब कुपिका के चारों ओर प्रवाहित रक्त तक पहुंच चुके हैं। कुपिका के पास में जो रक्त है, उस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता रहता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अम्लीय होता है। इसकी अम्लता के कारण ये जो विभिन्न प्रकार के CO2 युक्त बफर तंत्र बने थे, ये टूट करके और CO2 को मुक्त कर देते हैं। इस क्रिया को या इस प्रभाव को हेल्डेन प्रभाव कहते हैं। तो हेल्डेन प्रभाव के कारण CO2 मुक्त हो जाती है, जो एक्सपायरेशन के दौरान बाहर त्याग दी जाती है। इस प्रकार CO2 को कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाकर रक्त के द्वारा और फेफड़ों से बाहर जाने वाले वायु के साथ बाहर छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट्स, न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है कि ये जो कंपाउंड बने, इनसे CO2 मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए CO2 का एक्सपायरेशन कम होता है। CO2 जो कि एक प्रकार से विषैली होती है, और उसके विषैले प्रभाव से शरीर का जो न्यूमोनिया का रोग है, वो विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट करता है। अब बात करते हैं श्वसन के कुछ विशेष चीजों के बारे में। हीमोग्लोबिन मैंने अभी बताया संयुग्मी प्रोटीन है, RBC में पाया जाता है। मनुष्य में 14.4 ग्राम पर 100 ml, 14.4 ग्राम पर 100 ml ब्लड। स्त्रियों में इसकी मात्रा एक कम हो जाएगी, 13.4 ग्राम पर 100 ml, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो अपन कहते हैं कि उसमें ऑक्सीजन दान करने की क्षमता भी कम हो जाती है, और एक रोग हो जाता है जिसको एनीमिया कहते हैं। सामान्यतः RBC की संख्या कम होना या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना एक प्रकार से एनीमिया हो जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को संयुक्त कर परिवहित करता है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाने की सर्वाधिक क्षमता 20 ml ऑक्सीजन को 100 ml रक्त धमनी का परिवहन करता है। एक टर्म आती है हाइपोक्सिया। कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को काम में नहीं लिया जाना, या हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को वहां जाकर मुक्त नहीं करना, या कोशिकाओं को ऑक्सीजन का कम मिलना हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सिया के कई कारण हैं, जैसे ऊंचाई चढ़ने पर, पहाड़ों पर चढ़ने पर, जहां ऑक्सीजन का दाब कम होने लगता है, वहां पर हाइपोक्सिया हो सकता है, या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो भी हाइपोक्सिया हो सकता है। एक हीमोग्लोबिन की संरचना, जिस प्रकार अपन क्लोरोफिल पढ़ते हैं कि एक मैग्नीशियम और 4 पोरफायरिन नाइट्रोजन युक्त पायरोल वाले होती है, उसी प्रकार यहाँ पर एक Fe फेरस और 4 नाइट्रोजन से बने पायरोल वाले 2 बंध रह गए, जिसमें एक से ग्लोबिन प्रोटीन है जो जुड़ जाती है, और दूसरी तरफ 2 ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते हैं। अब आता है न्यूमोटैक्सिक केंद्र क्या होता है। न्यूमोटैक्सिक केंद्र क्या, तो मैंने पहले बताया था श्वसन की क्रियाविधि का नियंत्रण मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा होता है। मेडुला ओब्लांगेटा में पोन्स भाग में एक केंद्र और होता है जिसका नाम होता है न्यूमोटैक्सिक केंद्र। 2 केंद्र पहले बताए थे, एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी, उच्च श्वसन केंद्र और निःश्वसन केंद्र। सामान्यतः इंस्पायरेटरी या निःश्वसन केंद्र एक्टिव रहता है, तो
ये न्यूमोटैक्सिक जाकर एक्सपायरेशन या उस श्वसन केंद्र को उत्तेजित करता है और इंस्पायरेशन को कम कराता है। एक विधि बनती है जिसको बोलते हैं पोन्टाइन विधि, जो श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो स्टूडेंट, ये श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसमें मैं समझता हूँ आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे। आप कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन से संबंधित, श्वसन से संबंधित अन्य बीमारियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, जो इससे अलग टॉपिक में है, लेकिन फिर भी मैं अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई अभी कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।